इसकी वैल्यू आ गई वाई जेड इंटू जेड यानी कि वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड इंटू माइनस वाई मतलब वाई स्क्वायर जेड माइनस माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस जेड एक्स स्क्वायर और इधर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब और कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ तो नज़र आ नहीं रहा है यहाँ पर कि कहीं से कोई टर्म कट जाए तो यही कर सकते हैं। ठीक है सर पीछे आंसर यहाँ तक तो निकल गया था लेकिन पीछे आंसर कुछ और दे रखा है। बहुत सिंप्लीफाई करके दे रखा होगा। हाँ बिल्कुल ये सिंप्लीफिकेशन। चलिए एक काम करते हैं इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन इसका हो सकता है। सर पीछे आंसर देखा था। एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स ये तो नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं आप ऐसे ही करो। ये दे रखा है ना पीछे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। वो एक्चुअल में क्या कर रखा है कि ये जब जैसे भी जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना इनमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स लगाया जाता है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स लगाकर ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज वाला तो सिलेबस से हट चुका है तो अगर एक्सपैंड करने के लिए आएगा तो सीधा करके छोड़ना। ये प्रॉपर्टीज तो हटा दिया ना सिलेबस से 100%। सर अभी उन्होंने हमारे स्कूल में रोक करा दिया कॉलम बुक कराएंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम। चलिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। कॉलम तो आज से 10 साल पहले भी नहीं था सिलेबस में कभी था ही नहीं। सर ने कहा कि तुम दोनों करोगे। अच्छा चलो उसको तो छोड़ो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स तो पूरी तरह से हट चुका है सिलेबस से। अगर फिर भी कहें कि वो कराना है तो फिर वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जिन बच्चों को कराया जाएगा उनको अलग से करवा दूंगा। आप लोगों को अलग से करा दूंगा क्योंकि वो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो बिल्कुल ही हट चुका है। क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन ही है वो उनको लग रहा होगा कि मैं कॉलम भी सिखा देता हूँ उनको लग रहा होगा लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है सिलेबस में। एक्चुअल में क्या है कि उसमें हम कॉलम्स को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बनाकर चलते हैं लेकिन जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो रो में अप्लाई करते हैं है ना। लेकिन जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो फिर मैं पहली रो को 1 0 0 पहले दूसरी रो को 0 1 0 और तीसरी रो को 0 0 1 ये बनाकर चलूँगा यूजिंग कॉलम के ऑपरेशन। जैसे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 करते थे ऐसे C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 इस तरह से। ठीक है वो करने की ज़रूरत नहीं है वो करने की ज़रूरत नहीं है। कोफैक्टर्स आप ये देखो कि जैसे जो हमारा थर्ड कॉलम है तो ये थर्ड कॉलम के तो कोफैक्टर है जैसे वाई जेड है तो वाई जेड वाला कॉलम छोड़ दिया और वाई जेड वाला रो छोड़ दिया तो 1 1 वाई जेड इसको सॉल्व करके कोफैक्टर तो आएगा इसका वाई जेड का। ठीक है ना और फिर उसको हमने प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कोफैक्टर बन गया। नहीं तो ये इतना पोर्शन क्या था माइनर था। ठीक है माइनर में अगर हम वो साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो कोफैक्टर बन जाएगा। तो यही करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अगर मान लो उन्होंने करा दिया तो बहुत सारे लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। अच्छा बड़ा टॉपिक है कराएं तो मेरे को बता देना फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर करवाऊंगा वो चीज़। ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स उसी से होगा ये और बड़ा आसान हो जाता है। खैर उससे सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है लेकिन वो अप्लाई हाँ वो आसान नहीं होता। उससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान मतलब दिखने लगता है पर आसान नहीं होता। हाँ जी हाँ तो A11 A12 हाँ तो वो कोफैक्टर ही तो है। अच्छा ये जो A11 होता है ना ये जो A11 कह रहे हो A12 कह रहे हो ये ना नाम से दिखाई दे रहा है। ये तो A का मतलब एडजॉइंट नहीं है कोफैक्टर है ये कोफैक्टर है। तो सर C11 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता सर अगर C11 अलग करना ना गलत बताया। जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है तो माइनर निकालिए तो माइनर के लिए यूज़ करते हैं M11 M12 M13 ये तो माइनर के लिए यूज़ करेंगे। कोफैक्टर के लिए C11 C12 अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो गलत है। A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 ये होता है। ठीक है इसमें है A = A × I A इज इक्वल टू A इंटू आई ये करवाया था। हाँ तो वो तो होता ही है। जैसे A है ना कोई भी मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A इंटू आई तो ये तो हमने करा था ना इनवर्स फाइंड आउट करने वाला जो मेथड था उसमें करा था। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अब उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, कोफैक्टर को सी नहीं बोलते, कोफैक्टर को ए बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमको करना था वो करना है एडजॉइंट वाला। एडजॉइंट के बारे में सिर्फ ये बताया था मैंने कि जितने भी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो एडजॉइंट बन जाता सर क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, इसमें ही? हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। If delta is equal to A11, A12, A13, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A21, A22, A23, तो दूसरी रो हो गई, और तीसरी रो है A31, A32, A33, A31, A32, A33, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं आपसे कि आपको क्या करना है कि and aij is cofactors of small aij, then value of delta is given by, ठीक है, value of delta is given by, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब आपका जैसे मन करे आप उसके अलाउंग आप इसको एक्सपेंड कर दो। हमको जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ऑप्शंस में मैं ये देख रहा हूँ कि A11, A12 और A13 ये दे रखा है। A11, A12 और A13 ये गिवन है। ऑप्शन ए जो है, देखिए मैं यहाँ पर ना ऑप्शंस लिख रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्मॉल A11, कैपिटल A31 प्लस स्मॉल A12, कैपिटल A32 प्लस स्मॉल A13, कैपिटल A33 सॉरी। एक ये ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है A11, कैपिटल A11, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A21 प्लस A13 कैपिटल A31। ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, सी में दिया है A21 कैपिटल A11 प्लस A22 कैपिटल A12 प्लस A23 कैपिटल A13। और ऑप्शन नंबर डी में उन्होंने बोला A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चार ऑप्शंस को देखकर मुझे करना है। इन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, डेल्टा का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का ही मतलब इसका डिनोशन है, हम डिनोट करते हैं इसको डेल्टा से। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो पहला ऑप्शन है इसमें स्मॉल A11 है, स्मॉल A12 है और स्मॉल A13 है। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें भी स्मॉल A11, स्मॉल A12 और स्मॉल A13 है। इसका मतलब शायद A11, A12, A13 ये A11, A12, A13 पहली रो के अलाउंग लाई करता है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं पहली रो के अलाउंग इसको एक्सपैंड करके देखूंगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, let us expand it along रो 1 के अलाउंग आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे। सबसे पहले तो रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये पहला एलिमेंट प्लस का है, ये दूसरा एलिमेंट माइनस का है, ये तीसरा एलिमेंट फिर से प्लस का है। तो प्लस का A11 डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, प्लस का A11 और उसके बाद क्या होगा
कि मैं इसके कॉलम को छोड़ दूंगा और इसके रो को छोड़ दूंगा, तो ये जो बनेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, ये माइनर बन जाएगा किसका, ये A11 का माइनर बन जाएगा। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, M11 ये बोल दिया हमने, समझ गए नहीं समझे भाई। ये जो बनेगा या मैं इसको लिख देता हूँ पहले, यहाँ पर आप कहें तो मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास A22 A23 A32 A33 A22 A23 A32 A33 ये बन जाएगा, समझ गए। इतना वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनर ही लिखो इसको, बस छोड़ो, इतना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको माइनर लिखिए कि A11 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनर ऑफ A11, तो कैपिटल M11 हो गया माइनर, ठीक है। फिर अगला साइन आएगा माइनस का A12, ठीक है। तो A12 के साथ आपने ये कॉलम हटा दिया, ये रो हटा दिया, तो A1 इसके साथ में A21 A23 A31 A33 ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा। A12 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसका माइनर, ठीक है। तो M12 भाई समझ रहे हैं सभी के, नहीं बता दो, समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद जो A13 है तो उसके साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का A13 तो उसके साथ माइनर ऑफ 13, तो 13 का माइनर मल्टीप्लाई हो गया। अब जब M11 है इसमें प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, A11, इसको प्लस कर दो और यहाँ लिखो A12, इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा A12 प्लस A13, और इसको तो सीधा सीधा कैपिटल A13 लिख ही सकते हैं। तो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 और प्लस A13 कैपिटल A13, तो इसका मतलब माइनस M12 प्लस कैसे होगा, बता दो, ठीक है। अब इससे ये समझ लीजिए भाई आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं है, ठीक है। बताते हैं, देखिएगा, हाँ जी, ये माइनस वाला समझ में आया। हाँ, क्या होता है कि अगर -1 की पावर, ये M12 है, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 अगर कर दिया जाए तो यही A12 के इक्वल होता है। और -1 की पावर 1 + 2 का मतलब क्या हो गया, -1 इंटू M12 माइनस M12, ठीक है। तो ये जो साइन है ना, ये साइन जब भी किसी माइनर में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो अपने आप ही कोफैक्टर बन जाता है। बस इतना याद रखना है कि ये जो साइन है प्लस माइनस प्लस, ये किसी भी माइनर में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो अपने आप कोफैक्टर बन जाता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये प्लस अगर M11 में मल्टीप्लाई हो गया तो सीधा A11 लिख दिया, यहाँ पर ये प्लस अगर M13 में मल्टीप्लाई हो गया तो सीधा A13 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तब जाकर वो प्लस का A12 बनेगा, ठीक है। ये चीज़ है, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों तो नहीं होने वाले, क्यों, A11 है तो उसके साथ कैपिटल A11 चाहिए, A12 है तो उसके साथ कैपिटल A12 और A13 है तो उसके साथ कैपिटल A13। इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे जो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट है वही सेम सब्सक्रिप्ट यहाँ पर चाहिए। तो ऐसा कहाँ मिल रहा है, A11 के साथ कैपिटल A11, A21 के साथ कैपिटल A21, A31 के साथ कैपिटल A31, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग, बताइए जी, क्लियर है कि नहीं। नमस्ते, अलग अलग बैठे ना, पहले की तरह नहीं सर, छोटी बैठ है मेरी सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने बैठो, सामने ज़्यादा सही है। हाँ जी, समझ में आ गया, क्लियर है। कौन सा, ये वाला, ये वाला क्यों हुआ ये पूछ रहे हैं ना आप। ये देखो, इसको सॉल्व करके मुझे ये समझ में आया कि अगर A11 है, स्मॉल A11, तो फिर कैपिटल A11 होगा उसके साथ मल्टीप्लाई, स्मॉल A12 है तो कैपिटल A12, स्मॉल A13 है तो कैपिटल A13। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये सेम वाला तो सिर्फ B ही है कि स्मॉल A11 उसके साथ कैपिटल A11, स्मॉल A21 उसके साथ कैपिटल A21 और स्मॉल A31 उसके साथ कैपिटल A31। और इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि किस रो के या किस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया जा रहा है, 1 1 2 1 3 1, यानी कि कॉलम 1 1 1 2 1 3 1 कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यही है, समझ गए। ठीक है जी, चलो आगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है इतना।
ठीक है वेदांत भूमि बताइए। हाँ वो चेयर तो खिसक ही नहीं सकती ना। हाँ तो ये ना वो चलिए जी, तो एडजॉइंट वाला देखते हैं, अब आगे कंटिन्यू करेंगे एडजॉइंट वाला। मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से ये पोर्शन। Example 23, page number 127. Page number 127, example number 23. Find adjoint A for A is equal to 2, 3, 1, 4. A कितना दे रखा है? 2, 3, 1, 4. वो बोल रहे हैं कि आप एडजॉइंट ऑफ ए ये कैलकुलेट करिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है ना, जैसे A11, A12, A21, A22, इसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। अब कोफैक्टर किस तरीके से निकालेंगे भाई? आप ये देखिएगा कि ये पहला एलिमेंट है 1, 1। अच्छा 1, 1 का मतलब क्या है कि सीधा सीधा आप क्या करें, दोनों का एडिशन कर दो और -1 की पावर में कर दीजिए 1 + 1। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, A11 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1, और A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दो। पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बचा? 4 बचा इंटू 4, क्योंकि ये 4 क्या है? ये माइनर है इसका, ये माइनर है, M11 है ये, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया? प्लस, तो ये हमारे पास सीधा सीधा प्लस का फील्ड आ गया। अगला देखेंगे, अगला एलिमेंट क्या है? 1, 2, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम, तो इसको मैं बोलूँगा A12 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2। तो आपने कोफैक्टर में भी कर सकते हैं। कोफैक्टर तो निकाल रहा हूँ, ये कोफैक्टर नहीं तो कैपिटल है, तो adjoint, अब ये वो वाला कोफैक्टर है, कैपिटल C बोल रहे थे जिसको, कैपिटल ये ही है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, -1 की पावर 1 + 2, तो -1 की पावर 1 + 2 हो गया, और आपने क्या करा? पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो को छोड़ दिया, दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा? 1 आ गया। तो ये 1 का मतलब क्या हुआ? -1 की पावर 1 + 2 हो गया -1 × 1 -1। उसके बाद अगला देखिएगा A21 का मतलब -1 की पावर 2 + 1, तो A21 का मतलब सेकंड रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो 3 आ गया। -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? -1 × 3 कितना हो जाएगा? -3। समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए A22 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। तो 2 का मतलब सेकंड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो छोड़ दिया, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? केवल 2। -1 की पावर क्या हो गया? 4, तो +1 हो गया, तो प्लस का 2 हो गया। देयरफॉर अब वो एडजॉइंट पूछ रहे हैं, तो एडजॉइंट A is equal to A11, A12, A21, A22, और इसका ट्रांसपोज A11, A12, ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख दो A11, A12, और ये A21, A22 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको सेकंड कॉलम में लिख दो। अब वैल्यूज डाल दो सबकी। A11 कितना है? 4, A12 कितना है? -1, A21 कितना है? -3, और A22 कितना है? +2। ये हो गया एडजॉइंट ए। समझ गए?
और जब भी कभी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आता है तो उसका एक शॉर्टकट मेथड होता है। क्या? ये जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं इनको तो पलट दो, इनको तो चेंज कर दो। तो 4 को इधर ले आए और 2 को इधर ले आए, तो देखो 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, और जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं इनका साइन चेंज करो बस। 2 जो होता है इसका एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट मेथड हमेशा यही होगा। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है, जब भी 2x2 मैट्रिक्स मेरे पास होगी और उसका एडजॉइंट निकालने के लिए बोला जाए, अच्छा ये जो रूल है ये सिर्फ 2x2 पर एप्लीकेबल होगा, 3x3 तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करना है, ये जो 2 और 4 है, इस 2 और 4 को पलट दो, तो क्या हो गया 4 और 2, और ये 3 और 1 एज इट इज रहेगा, इसके आगे माइनस लगा दो, बस साइन बदल दो। अगर मान लीजिए ये -3 और ये +1 होता तो ये +3 और -1 बन जाता, साइन चेंज होंगे। ठीक है, बताओ क्लियर, समझ गए? चलिए जी, इस पेपर में कर सकते हैं। हाँ पेपर में कर सकते हैं, लेकिन अगर बताना पर्टिकुलरली पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर पर्टिकुलरली आपसे सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ही पूछा जा रहा है तब तो मत करना, तब तो सॉल्व कर देना इसको। लेकिन एडजॉइंट को क्वेश्चन में एक पार्ट है, अगर किसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि उसके उसमें मेरे को ज़रूरत पड़ रही है एडजॉइंट की, जैसा मैं अभी बताऊंगा, इन्वर्स कैलकुलेट करते टाइम एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ एडजॉइंट पूछा जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2x2 का 2 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा का आ नहीं सकता, तो उसमें तो ये करके दिखा देना। और अगर इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है तो फिर एडजॉइंट पे मेहनत मत करना। 2x2 का एडजॉइंट ये एक शॉर्टकट मेथड होता है, इन दोनों को पलट दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ठीक है, इसके बाद 23 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 24 देखेंगे। जी ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया, बताइए। ठीक है, पानी पीते रहोगे क्या? सर आज प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। लेट आ गया था। पता बहुत भारी है सर, मुझे देख लगी। अच्छा तुम टाइम पर आए थे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो लेट आने के बाद पानी पीना होता है? नहीं, मुझे कह रहा कि लेट आया भाई, तू बड़ा टाइम पर आया। नहीं तुमने ऐसा नहीं कहा था, तुमने कहा ये सब पे लग जाएगी। हाँ, इसी का मतलब वही था, वो बात मैं समझ गया ना। अच्छा अलग कोडिंग कुछ चलती है क्या? मैं नहीं समझा वो तो नहीं समझा। अब सर मैं 2G है, मैं क्या कर सकता हूँ? 2 दे रहा 12। अच्छा बातें इधर हो रही है, रिएक्शन इधर आ रहा है। लेट तो तुम भी थे भाई। सर पानी पी लो नहीं। पानी पीते टाइम मुंह उधर कर दिया तो पर्दे की तरफ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 24 देखो। एग्जाम्पल 24, a is equal to 133, a is equal to 133, 143, 134, 143, 134, ये हमको मैट्रिक्स दे रखी है a। अब ये बोल रहे हैं वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट a verify that a into adjoint a is equal to determinant a into I. Determinant a into I. Also find a inverse. Also find a inverse. चलिए जी, तो मुझे वेरीफाई करना है a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट a। तो ये जो a है इस मैट्रिक्स में एडजॉइंट a को मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके ये प्रूव कर रहे हैं कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर आएगा। तो एक बार देख लेते हैं। पहले एडजॉइंट a निकालेंगे, तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्या होगा, को फैक्टर ले लेंगे ऐसे ऐसे, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 और इस पूरे का ट्रांसपोज, ये होता है एडजॉइंट a। अब मुझे क्या करना है कि ये जो कोफैक्टर्स है ना, a11, a12, a13, इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करूँगा। तो कैसे करेंगे,
कैपिटल A11। अब आप ये देखो कि कैपिटल A11 का मतलब क्या है, वो -1 की पावर, ये एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है कि आप पहले उसमें कोफैक्टर्स लिखें सारे और फिर उसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज का साइन होता है डैश कहते हैं उसको, ठीक है। एडजॉइंट निकाला ही ऐसे जाता है कि पूरी आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। अब देखिएगा, जैसे मैं कैपिटल A11 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो कैपिटल A11 कैलकुलेट करने के लिए वो -1 की पावर 1 + 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप स्टार्ट करोगे, ये पहला एलिमेंट है तो प्लस का होगा, ठीक है। यहाँ लगाओ प्लस, फिर लिखो A12, इधर लगाओ माइनस, फिर A13, फिर प्लस, फिर A21 माइनस, फिर A22 प्लस, फिर A23 माइनस। तो ये हो गए हमारे पास। उसके बाद इधर साइड में यहाँ पर कर लो A31, ये माइनस का था तो अगला ही हो जाएगा प्लस, फिर A32 माइनस और फिर A33 प्लस। अब कैसे करेंगे ये देखिएगा। A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा A22, A23, A32, A33। मतलब आपको क्या करना है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो लिख दो 16 माइनस 9, प्लस साइन बाहर है ही, ये आ जाएगा प्लस का 7। समझ गए? नहीं समझे? दोबारा देखो, A11 का मतलब क्या है, A11, A12, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सीक्वेंशियली लिख लिया। सबके आगे साइन लगा दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट लगा, प्लस से स्टार्ट करके जहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद जब A11 की बात करेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दो, तो पहला रो छोड़ दिया, पहला कॉलम छोड़ दिया, पहला रो छोड़ दिया, पहला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा 4 3 3 4, तो 4 4 का 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 माइनस 9, तो ये 7 आ गया। अब अगले पर ध्यान दीजिए, A12। A12 का मतलब क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहला रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो पहली रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 1 3 1 4, तो 1 × 4 माइनस 1 × 3, तो 4 माइनस 3 हो गया। 4 माइनस 3 1 होता है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, तो ये क्या हो गया -1। समझ गए? समझ गए? बस फटाफट करना शुरू करो इनको। अब A13 है, A13 का मतलब पहली रो छोड़ दो और तीसरा कॉलम छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल सही। पहली रो छोड़ दी और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, तो 1 4 1 3, तो 1 × 3 3 माइनस 1 × 4 4, तो 3 माइनस 4, बिल्कुल सही। 3 माइनस 4 -1 हो गया, -1 × प्लस कितना हो गया -1। फिर A21 की बात करेंगे तो दूसरी रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, 3 3 3 4, 3 4 का 12 माइनस 3 3 का 9, 12 माइनस 9, ये +3 हो गया, बाहर माइनस का साइन है तो -3। A22 दूसरी रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो दूसरी रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, 1 3 1 4, 1 4 का 4, 1 3 का 3, 4 माइनस 3 1, ये हो गया प्लस का 1। फिर A23 दूसरी रो छोड़ो, तीसरा कॉलम छोड़ो, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 1 3 का 3 माइनस 3, 1 3 का 3 0, ये आ गया 0। A31 का मतलब तीसरी रो छोड़ो और पहला कॉलम छोड़ो, तो तीसरी रो छोड़ दी और पहला कॉलम छोड़ दिया, 3 3 का 9 माइनस 4 3 का 12, -3 आ गया। उसके बाद A32, तो A32 में माइनस है, तो थर्ड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 1 3 का 3 माइनस 1 3 का 3, 3 माइनस 3, ये हो गया 0। A33 तीसरी रो छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 1 4 का 4 माइनस 1 3 का 3, 4 माइनस 3 हो गया 1, ठीक है। अब क्या है कि ज़्यादातर इसमें जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो 1 -1 3 -3 0 ये दिख रहे हैं, ये 7 थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे में कई बार होता है ऐसा, चेक कर लेते हैं कि 7 अलग सा क्यों दिखाई दे रहा है। तो 1 1 एक बार चेक कर लेते हैं कि पहली रो छोड़ी है और पहला कॉलम छोड़ा, 4 4 का 16 माइनस 3 3 का 9, 16 माइनस 9 7 ही होता है, इसका मतलब ठीक है। चलिए जी, अब मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट A बनाने के लिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक, बोलो ठीक है। बाकी बताएं भाई, भूमि और मैदान, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। ओके, एडजॉइंट A,
एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर वैल्यू डालिए 1 1 1 2 1 3 की, इस तरीके से वैल्यू डालिए, क्या हो जाएगा 7 -1 -1 7 -1 -1 -3 1 0 -3 1 0 और फिर 3 0 1 3 0 1 सर -3 -3 है क्या? हाँ -3 -3 0 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहले कॉलम में 7 -1 -1, फिर दूसरे कॉलम में -3 1 0, फिर तीसरे कॉलम में -3 0 1। ये हो गया एडजॉइंट ए। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में देखना है ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए, ए में एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए देखिए क्या है 133 143 134 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए क्या है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हो गया, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो दोनों 3/3 की मैट्रिक्स हैं। तो पहली रो इंटू पहला कॉलम 1 7 7 3 -1 3 इंटू -1 -3 3 इंटू -1 -3, ठीक है। ठीक, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम 1 इंटू -3 -3 3 इंटू 1 प्लस का 3 3 इंटू 0 0, फिर पहली रो इंटू तीसरा कॉलम 1 इंटू -3 -3 3 इंटू 0 0 और 3 इंटू +1 प्लस का 3। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि जो पहला रो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला आ गया 1 0 0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको दूसरी रो इंटू पहला कॉलम 1 इंटू 7 7 4 इंटू -1 -4 3 इंटू -1 -3, फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम 1 इंटू -3 -3 4 इंटू 1 प्लस का 4 3 इंटू 0 प्लस का 0, फिर दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम 1 इंटू -3 -3 4 इंटू 0 0 और 3 इंटू 1 प्लस का 3, फिर तीसरी रो इंटू पहला कॉलम 1 इंटू 7 7 3 इंटू -1 -3 4 इंटू -1 -4, फिर तीसरी रो इंटू दूसरा कॉलम 1 इंटू -3 -3 3 इंटू 1 प्लस का 3 और 4 इंटू 0 0, फिर तीसरी रो इंटू तीसरा कॉलम 1 इंटू -3 -3 3 इंटू 0 0 एंड 4 इंटू 1 प्लस का 4, ठीक है। अब सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है भाई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, आई बोल दो इसको, बस इसको सिर्फ आई बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अब उसके बाद यहाँ इन्होंने दिया है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये दे रखा है, तो राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ए क्या है कि ये एक वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ए का डिटर्मिनेंट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करें 1 3 3 डिटर्मिनेंट 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसको आई ही लिखा रहने दो, बस केवल आई लिखा रहने दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं ये देखता हूँ कि इधर ये प्लस है, ये माइनस है और फिर ये प्लस है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहली रो के अलाउंड इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो पहला एलिमेंट हो गया प्लस का 1 प्लस 1, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 4 4 ज़ा 16 -3 3 ज़ा 9, फिर है -3 -3, तो ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 1 4 ज़ा 4 -1 3 ज़ा 3, तो सर ये दोनों में इससे लगा हुआ था वही लगा सकते हैं ना डायरेक्टली। हाँ वही लगा सकते। और ये हो गया प्लस का 3 3 -1 है ना, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो 3 -4,
अब इसको पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करिए, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आएगा मल्टीप्लाइड बाई आई। ये जो डिटर्मिनेंट है ये आई में यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ अंदर क्या बचा बेटा 7, यहाँ क्या बचा 4 - 3 1 1 इंटू -3 -3 3 - 4 -1 इंटू 3 -3 आई के बराबर आ गया। ये भी आई के बराबर है। हैंस प्रूव्ड। तो एक तो ये बोल रहे थे कि आप a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, एक तो आप ये प्रूव करके बताइए। फिर वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड a इनवर्स। तो असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये जो एडजॉइंट हमसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है, ये करवा क्यों रहे हैं, ये करवा क्यों रहे हैं? हमसे a इनवर्स निकालने का एक लंबा मेथड था जो हमने देखा था आपका मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई मेथड है a इनवर्स निकालने का तो उसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, देखिए a इनवर्स is equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a, बस ये फॉर्मूला होता है। सही वो वाला है जो कट गया इनवर्स ग्रास वाली एक्सरसाइज। हाँ तो ये कटा नहीं है, वहाँ से नहीं कटा है, वहाँ से नहीं कटा है, लेकिन ये एक दूसरा मेथड हो गया डिटर्मिनेंट यूज कर। हाँ उसमें नहीं ये कर सकते, उसमें तो वो बताएंगे ना कि आपको भाई उसको मेथड वही वाला यूज़ करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड यूज़ हाँ वो करके। जिसमें रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कटा है? कट गया कहाँ कटा? चलो सीबीएसई में एक बार सिलेबस आ जाने दीजिए। अभी तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं कराया, इनके स्कूल में करा दिया वो भी, तो अगर वो है तो फिर वो भी कराना पड़ेगा। ग्रुप है पीडीएफ जो आएगी सिलेबस की। हाँ हाँ चिंता मत करो, करना है सब, ठीक है, चिंता मत करो, करना है सब। चलिए जी अब a इनवर्स देखते हैं। अच्छा अब a इनवर्स तो फिर एडजॉइंट a के बराबर हो गया, क्यों? a इनवर्स तो फिर एडजॉइंट a के बराबर हो गया क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट a जो है इसकी वैल्यू 1 आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1 आ रही है। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट a। एडजॉइंट a हमने निकाला था ये 7 - 3 -3 और -1 1 0 और -1 0 1, ठीक है। तो 1 1 जाओ वो तो खा गया। तो ये जो वैल्यू आई है ये a इनवर्स ही हमारा एडजॉइंट a के बराबर आ गया, समझ गए? अच्छा कोई भी मैट्रिक्स है ना, कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आ जाता है, मतलब ये। अच्छा मैट्रिक्स का लाइफ में क्या यूज़ है, प्रैक्टिकल यूज़ क्या है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि देखिए वैसे तो अब साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा आपको 1 साल बाद, किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कैलकुलेटर हाथ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो वो मैट्रिक्स की हेल्प से ही होती है, ठीक। तो जैसे अननोन वेरिएबल निकालने होते थे ना 2 वेरिएबल के, तो उसके लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो लगाया जाता था। तो 3 की इक्वेशन को जब 3 इक्वेशन होती है तो सर, पहले भी दो हाँ वो हो जाता है। तो एक तरीका ये भी है सर मान लो a इनवर्स पूछा और पूछा कि डिटरमिनेंट से करो, सब वापस से निकालो फिर वापस करो। करा जा सकता है, अलग अलग मेथड्स हैं। वैसे बस कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं, है ना? केमिस्ट्री वाले हैं ना? तो केमिस्ट्री वाले जो भी बच्चे हैं, अब आप ये देखिएगा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आपको करवाई जाएगी और वो कब की अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसलिए मतलब वो किसी काम की नहीं है, अब उसकी कोई हेल्प ही नहीं लेता, लेकिन फिर भी करवाई जाती है। तो वही चीज़ है, मैट्रिक्स जो है ये आउटडेटेड हो चुका है। और आप जो कह रहे हो ना, जो आपके मन में सवाल है वो बड़ा अच्छा सवाल है, और ज़्यादातर बच्चों के मन में ये सवाल होना भी चाहिए कि ये फालतू की चीज़ क्यों करवाई जा रही, फालतू की ये। सर ट्रिको का क्या करूँ मैं? नहीं ट्रिग्नो का तो यूज़ है, ट्रिग्नो का यूज़ है यार ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी छोटी क्लासेस में धीरे पढ़ाई जाती है, बड़ी क्लास में कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जब यूज के लिए ज़्यादा। मैं समझा नहीं ढंग से, छोटी क्लासेस में जैसे सर छोटी क्लास में बेसिक मेथड से पढ़ाई जाती है, इससे ही करना है। जब बड़ी क्लास हो जाती है कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जब यूज का ज़्यादा करना है।
वो सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर छोटी क्लास में वही चीज़ बता दी जाए, चलो लगता है आपको सही जवाब मिल गया। सही के तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए जी अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। वैसे अभी 2025 तक का टाइम है उसका नई एजुकेशन पॉलिसी के लॉन्च होने के लिए। सर हम निकल जाएंगे। कब तक आप निकल जाएंगे? अब उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे ये पता नहीं। एग्जाम्पल नंबर 25। A is equal to 2, 3, 1 minus 4. 2, 3, 1 minus 4. B is equal to 1 minus 2, minus 1, 3. One minus 2, minus 1, 3. सर वो तो इसको तो एडजॉइंट इंटरचेंज करके बना। हाँ ये 2/2 है तो इसका एडजॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला देन वेरीफाई दैट AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये वेरीफाई करना है कि AB का होल इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल होगा। तो आप ये देखिएगा इसको कैसे करेंगे। AB का होल इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे AB निकालना पड़ेगा। AB क्या है? मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B। तो इसमें आप ये देखिएगा कि अगर पहले मैं AB निकालता हूँ तो 2, 3, 1 minus 4 और 1 minus 2 minus 1, 3। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो इंटू पहला कॉलम तो 2 1 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 9। फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम तो 1 इंटू 1 1 और माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस का 4। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम तो 1 इंटू माइनस 2 और माइनस 4 इंटू 3 माइनस का 12। ठीक है तो 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1 और ये हो गया 5 ये भी 5 और ये माइनस का 14। तो अब अगर मुझे AB का होल इनवर्स निकालना है तो एक तो मैं सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँगा। तो AB का डिटर्मिनेंट निकालिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ AB का मतलब है -1 5 5 माइनस 14। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ये आ गया 14 माइनस 25 कितना हो गया? माइनस का 11 हो गया। माइनस का 11। अच्छा तो ये तो AB आ गया। अब मुझे क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ AB निकालना है। तो क्योंकि अब मेरा जो टारगेट है वो AB का इनवर्स निकालना है तो मैं एडजॉइंट पर ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला क्योंकि 2/2 ऑर्डर का है ये। तो हम एडजॉइंट इसमें सीधा निकालते हैं। आप सीधा सीधा लिखें एडजॉइंट ऑफ AB तो कैसे निकलता है कि ये वाले जो दो एलिमेंट्स हैं इनको तो इंटरचेंज कर दो। -14 और -1 और इन दोनों के साइन बदल दो। -5 -5। सर इसमें साइड में स्टेटमेंट लिखनी होगी। कुछ नहीं सीधा करो सीधा करो। हाँ जी हाँ इसका इन्वर्स होता है तो मैं इन्वर्स ही निकाल रहा हूँ। AB का होल पावर -1 है तो AB का पूरे का इन्वर्स निकालना है। ठीक है तो अब AB का पूरे का इन्वर्स कैसे निकलेगा? हम ये करेंगे AB का होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB है ना। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB कितना? -11। तो 1 अपॉन -11 मल्टीप्लाइड बाई सीधा मैट्रिक्स लिख लिया है
-14 -5 -5 -1। इसमें क्या है कि चारों एलिमेंट्स में माइनस है तो माइनस कॉमन लेगा। तो एक तरह से ये हो गया -1 अपॉन -11, 14 5 5 और 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 11 14 5 5 1 ये होगा। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब क्या करेंगे, बी इनवर्स निकालते हैं राइट हैंड साइड के लिए। सीधा कर रहा हूँ इसी में, राइट हैंड साइड में बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। मेरी बात समझ में आ गई भाई? बी इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। ऐसे ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सीधा फॉर्मूला लगा दिया इसी के अंदर, आरएचएस के अंदर। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऐसे ही बता दो कितना होगा, 1 इंटू 3 माइनस -1 इंटू -2, तो 3 -2 3 -2 1 1 हो गया ना? नहीं समझे भाई? इसमें इसको मल्टीप्लाई करा तो आ गया 3, और जब इसमें इसको मल्टीप्लाई करा तो आया +2। ठीक है, तो 3 में से +2 को माइनस करना है, तो 3 -2 लेना। ठीक है, तो ये हो गया 3 -2, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालना बेहद आसान। कैसे भाई, इन दोनों को पलट दो, 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 3 2 1 और इन दोनों के साइन बदल दो तो 2 1। ठीक, समझ गए? ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, -8 2 इंटू -1 -8 -3, क्या हो गया? नहीं, हम इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं ना, मैं इसका ट्रांसपोज नहीं ले रहा। एडजॉइंट निकालने में इन दोनों को पलट लेते हैं, तो 3 इधर 1 इधर, और इन दोनों को पलटते नहीं है, इन दोनों के साइन बदल देते हैं बस। 3/3 में नहीं, 3/3 में तो पूरा ही निकालना पड़ेगा, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में निकाला पूरा करके सारे कोफैक्टर निकाल के फिर उनका ट्रांसपोज निकालना, वो 3/3 में है। 2/2 में ये शॉर्टकट चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 2 इंटू -4 -8 -3 -11, लिख दो -8 -3। अरे ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए भाई। नेट चला गया होगा। नहीं अच्छा है नहीं, वो एक का चला गया जियो का नेट तो दूसरा है। एडजॉइंट ए में क्या करेंगे, इन दोनों को पलट देंगे, -4 2 और -3 -1, ये हो गया। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/1 ये 1/-11, तो ये हो गया -1/11। ठीक है, और 3 2 1 1 -4 -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया -1/11। अब पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो 3 इंटू -4 -12, और 2 इंटू -1 -2। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 3 इंटू -3 -9, और 2 इंटू 2 प्लस का 4। फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 1 इंटू -4 -4, और 1 इंटू -1 -1। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो -3 + 2, -1/11 -14 -5 -5 -1। चारों में से माइनस कॉमन ले लो, 1/11 14 5 5 1 LHS = RHS। ये प्रूव करना था। ठीक है,
एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि अगली क्लास थर्सडे को ना होकर सीधा सैटरडे को होगी, थर्सडे को मैं हूँ नहीं, ठीक है। और फिर आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, जो थर्सडे का क्लास लॉस होगा वो मैं संडे को कंपनसेट कराऊंगा, ठीक है। तो संडे को ये जो कमिंग संडे है इसमें क्लास होगी, थर्सडे परसों क्लास नहीं होगा, ठीक है। चलिए